जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर, जिसका आपको बहुत दिनों से डिमांड चल रहा था कि सर वेक्टर का जो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है और 3 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपका होगा, यानी 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय, उस क्वेश्चन का जो है एक बार सीरीज लेकर आइए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जब पूरा रिसर्च करने से यह पता चला कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है, तो उन सारे टाइप के क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। जिस टाइप पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कुल मिलाकर जो एक एक प्रश्न आपका होने वाला है वो अलग अलग टाइप का होगा और प्रत्येक प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होने वाला है ये आपको आज बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आपके आसपास कोई भी आपके छोटे भाई बहन जो अब क्लास 12th में जाने वाले हैं या क्लास 10 में जाने वाले हैं या अभी 10 में है 11th में जाने वाले हैं, तो उन लोग के लिए बहुत ही मामूली सा रकम में जो है कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है। ये आप ही लोग के डिमांड पर ऐसा हुआ है और उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। ऐसे लोगो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऐसा ही लोगो आपको दिखेगा प्ले स्टोर पर, आप उसको लोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल करके वहां से आसानी से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी जो यूट्यूब पर आपको जैसे वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है इस तरीके से मिलते रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल आपका है कि यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने एक क्वेश्चन लिया है और उस एक क्वेश्चन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारा हम चर्चा करने वाले हैं। कहता है कि बिंदु 1 - 1 3 और 2 - 4 5 को मिलाने वाली रेखा की द्विक को ज्याय ज्ञात करे। यहां बात करता है द्विक को ज्याय ज्ञात करे। पहले हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं और मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि माना पॉइंट ए, बिंदु ए, इसका नियामक कितना दिया गया है, तो ये आपका है 1 - 1 3, 1 - 1 3 और एक और पॉइंट बी। ठीक है, ये आपका है 2 - 4 5, 2 - 4 और 5। अब कहता है कि ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी, तो ए बी रेखा होगी, जिसको ए बी सदिश भी आप कह सकते हैं, ए बी वेक्टर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का निकालना है द्विक कोज्या। क्या निकालना है उसका, द्विक कोज्या। ऐसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आपको पढ़ा दिया गया है। यदि आपने अभी तक इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, यानी इसका जो सिलेबस है उसके आधार पर इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की टोटल जानकारी आपको हो जाएगी। नहीं, हाँ चलिए, तो यहां पर कहता है कि इस ए बी रेखा को मिलाने वाली, ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी द्विक कोज्या क्या है, द्विक कोज्या यानी cos थीटा का मान क्या है। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही आपको बिंदु दिया गया है तो आप सबसे पहले इस बिंदु को सदिश के रूप में चेंज करेंगे। अच्छा, सदिश के रूप में बदलना कैसे है, तो या तो आप सदिश के रूप में कहिए या फिर कहिए कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो सदिश के रूप में चेंज करना है तो सीधे ओ ए वेक्टर बराबर इसी में लगा दीजिए i कैप - j कैप + 3k कैप। तो इसको कहेंगे कि ये जो बिंदु A है इसका स्थिति सदिश हो गया, इसका स्थिति सदिश हो गया। फिर B है तो लिखेंगे OB वेक्टर बराबर 2i कैप - 4j कैप + 5k कैप। ठीक है, तो ये हो गया बिंदु A और बिंदु B का स्थिति सदिश। अच्छा, जब आप स्थिति सदिश निकाल लेंगे तो सदिश आपको निकालना है, यानी
बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी यानी ए बी वेक्टर निकालना है। तो आपको बता दिए हैं कि हमेशा पीछू वाला में से आगू वाला घटेगा, पीछू वाला में से आगू वाला घटेगा, माने बी में से ए घटेगा, तो बी नहीं है ओ बी है, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चलिए ओ बी वेक्टर का मान आपका है 2i कैप माइनस 4j कैप अब प्लस 5k कैप, ठीक है, प्लस 5k कैप और फिर माइनस ओ ए वेक्टर का मान है i कैप माइनस j कैप अब प्लस 3k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप और प्लस माइनस माइनस 3k कैप। चलो बाबू घटाओ, 2i कैप में से i कैप घटेगा तो i कैप माइनस 4j कैप और प्लस j कैप तो माइनस 3j कैप, 5k कैप माइनस 3k कैप तो प्लस 2k कैप। सुनो आपको यह भी पूछा जा सकता है, ये 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन में आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि बिंदु का मान आपको दे देगा कि बिंदु ए का मान इतना है, बिंदु बी का मान इतना है, तो ए बी का मान क्या होगा, ए बी वेक्टर का मान क्या होगा, या फिर आपको कहेगा कि बिंदु ए का स्थिति सदिश बिंदु बी का स्थिति सदिश दिया गया है तो ए बी वेक्टर का मान क्या होगा। आपको सेम क्रिया करना है, सेम यही देख लीजिए। तो ये निकल गया ए बी वेक्टर का मान। नहीं, अब कहता है कि इस ए बी वेक्टर का द्विक कोज्या क्या है, ए बी वेक्टर का द्विक कोज्या क्या है, यानी कॉस का मान क्या है, द्विक कोज्या यानी कॉस का मान। चलिए ध्यान से समझिएगा, इसमें यह होता है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सुनो ध्यान से, तो यदि आपको द्विक कोज्या निकालना है, ए बी की द्विक कोज्या, द्विक कोज्या समझिएगा, द्विक कोज्या को एल कहते हैं, एल को आप कॉस अल्फा भी कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपका है एम, इसको आप कॉस बीटा भी कहते हैं, और इसके बाद है एन जिसको आप कॉस गामा कहते हैं, ठीक है। ये कॉस अल्फा क्या है, तो कॉस अल्फा जो है एक्स अक्ष के साथ ये रेखा यानी ए बी रेखा एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए धनात्मक दिशा में जितना कोण बनाते हुए जाएगा उसका मान। कॉस बीटा क्या है, तो कॉस बीटा जो है वाई अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए जाएगा उसका मान। ये कॉस गामा क्या है, तो ये जो ए बी रेखा है जेड अक्ष के साथ धनात्मक कोण बनाते हुए जो जाएगा उसको कहेंगे कॉस गामा। इसी को एन कहते हैं, इसको एम कहते हैं और इसको एल कहते हैं, और ये टोटल को कहते हैं द्विक कोज्या। ये टोटल जो है वो क्या है, द्विक कोज्या। किस रेखा का, तो जो रेखा यहां पर दिया गया है, जैसे ए बी रेखा की द्विक कोज्या। क्लियर है। चलिए अब कॉस अल्फा बराबर फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर कॉस बीटा बराबर है y बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर कॉस गामा बराबर है तो z बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, यहां x का मान आपका दिया गया है, x का मान कितना है, यदि आप यहां से x का मान निकालते हैं, गौर कीजिएगा, तो देखिए i के साथ i है तो x बराबर हो जाएगा 1, नहीं x बराबर हो जाएगा 1। अच्छा यहां j के साथ j है तो y बराबर -3, y बराबर -3, यहां k के साथ k है तो z बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सबका मान आपके पास है, यहां पर मान भरना है तो द्विक कोज्या आसानी से निकल कर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आइए, तो x के जगह पर आपको रखना है 1, यानी हो जाएगा 1 बटा में रूट अंडर 1 के स्क्वायर अब प्लस
-3 अब प्लस 2 बराबर, फिर y बटा में, तो y के जगह पर है -3 बटा में रूट अंडर 1 प्लस -3 अब प्लस 2 फिर आपका है z बटा में, तो z के जगह पर है 2 बटा में रूट अंडर 1 प्लस -3 प्लस 2 बराबर 1 बटा में कितना हो जाएगा, तो 3 9 और 2 4, तो 9 4 13, 13 1 14 यानी रूट अंडर 14, फिर -3 बटा में रूट अंडर 14, फिर कितना हो जाएगा, तो 2 बटा में रूट अंडर 14। तो ये निकल गया आपका AB रेखा की द्विक कोज्या, AB की द्विक कोज्या, ठीक है। 1 बटा में रूट अंडर 14, फिर 3 बटा में रूट अंडर 14 और फिर 2 बटा में रूट अंडर 14। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एक चीज, यदि आपको बिंदु ना देकर सीधे आपको सदिश दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक सदिश आपको दे दे ऐसे और कहे कि दिए गए सदिश का द्विक कोज्या आपको निकालना है, तो ये तामझाम को इधर ही छोड़ दीजिए। देखिए कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे टाइप को हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम भले ही एक आपका अभी लिए हैं, लेकिन इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन संभव हो पाएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को क्लियर करके चलेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यदि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, कन्हू से उठाकर पूछ दे, जवाब आप उसका दे दीजिएगा, ठीक ना। एक ही टाइप से काम थोड़ी ना चलने वाला है, अदल बदल के पूछता है तो हम बदल बदल के पढ़ेंगे, कि यदि वो अदल बदल के पूछता है तो हम बदल बदल के पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो यहां AB का मान आपका दिया हुआ रहेगा, या कह देगा कि A वेक्टर बराबर इतना है, तो इस सदिश A के द्विक कोज्या ज्ञात करें, तो आप डायरेक्ट यहां से ये क्रिया करके द्विक कोज्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बाबू। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बन गए। एक तो बन गया कि जब बिंदु दिया हुआ रहेगा तो आपको सदिश निकालने के लिए कहेगा, तो यहां पर लाके छोड़ देंगे, ये सदिश निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यदि इसका द्विक कोज्या कह देगा तो आपको थोड़ा सा इतना बढ़ाना पड़ जाएगा, इसको नोट करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका जो अगला सवाल है, इसमें यह दिया गया है कि दो रेखाओं का द्विक अनुपात, दो रेखा जिसका द्विक अनुपात है 1 1 0 और 2 1 2, तो सवाल पूछता है कि दोनों रेखा के बीच का न्यून कोण क्या होगा, यानी दोनों रेखा के बीच का कोण क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो जब दो रेखा का द्विक अनुपात आपको दिया गया है, ठीक है, जब दो रेखा का द्विक अनुपात आपको दिया गया है और आपसे दोनों रेखा के बीच का कोण पूछे, न्यून कोण पूछे, ठीक है, यानी थीटा का मान पूछे, तो आपको वहां पर फॉर्मूला लगाना है कॉस थीटा। क्या लगाना है फॉर्मूला? कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा में भी क्या फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग बड़ी पहले हम आप लोग से कुछ बात कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए, कि जैसे होता क्या है कि आप लोग जब कॉल करते हैं तो किन्हीं लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, और रीजन आप खुद समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा लोग, एक आपके परिवार में मान लीजिए कि 4 से 5 लोग हैं, तो उन 4 से 5 लोगों को मेंटेन करने के लिए कितनी ज़्यादा व्यस्तता है, या किसी को एक पंचायत का यदि जिम्मेवारी मिल जाए तो वो कितना व्यस्त है, किसी को एक डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेवारी मिल जाए तो वो कितना व्यस्त है, किसी को एक राज्य की जिम्मेवारी मिल जाए तो वो कितना व्यस्त है, किसी को पूरे देश की जिम्मेवारी मिल जाए तो वो कितना व्यस्त है। यानी जैसे जैसे परिवार में लोगों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी लोगों के सर पर आता है, ठीक है। तो आप लोग को लगता है कि सर जो है कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, मतलब ये हो गया, बहुत सारे लोग तो मैसेज कर रहे हैं, लेकिन समझिए, इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। हम जो कर रहे हैं ना, आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और हर रोज एक वीडियो, आप लोग को जो एक वीडियो 30 मिनट का देते हैं, वो 30 मिनट का नहीं होता है, उसके पीछे का जो काम होता है वो 3 घंटे का काम होता है बाबू। आप लोग को लगता है इतना आसान कि 30 मिनट में काम करके और चले गए, नहीं,
3 घंटा उसके पीछे का मेहनत होता है। ठीक है, कंटेंट तैयार कीजिए, उसके बाद उसका वीडियो बनाइए, आधा घंटा का वीडियो बनाने में 1 घंटा का समय लग जाता है। फिर उसके बाद उसका एडिटिंग कीजिए, एडिट करके फिर उसको लोड कीजिए। ये पूरा प्रोसेस होते होते 3 से 3.5 घंटा, जब नेटवर्क ठीक रहेगा तब। जब नेटवर्क ठीक नहीं रहता है तो वही वीडियो को लोड करने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग जाता है। ठीक है, और हर रोज आपके लिए 2 वीडियो लेकर आते हैं तो 3 दूना 6 घंटा तो हमारा ऐसे ही चला जाता है। नहीं, फिर आपके लिए कंटेंट तैयार करना है, फिर जो है एप्लीकेशन के लिए कुछ कंटेंट तैयार करना है, फिर ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए कुछ कंटेंट तैयार करना है। तो ये पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है ये काफी बिजी शेड्यूल होता है। ठीक ना, तो आप लोग को लगता है कि अरे ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे आप लोगों ने ही इतना ज्यादा सपोर्ट किया है तो फिर आप लोग से बिछड़ के हम कहां जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए। और क्या कहे हम आप लोग को, बस आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही और मेहनत से हम आपके लिए काम करते हैं। और मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा ना सोचे, कोई भी लोग ऐसा ना सोचे। बस आप लोग के लिए ही हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट ला कर दे जो आपके लिए काफी उपयोगी हो। ठीक ना, तो प्लीज ऐसा ना सोचे। ए बबुआ काहे खातिर इसे सोचता रहा है, तो हनी लोगन खातिर ना हम काम करता नहीं है। चलो देखो, तो कहता है कि cos थीटा का तो फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। जब सवाल सब्जेक्टिव बन रहा है तो फॉर्मूला तो आपको डालना पड़ेगा ना के। हाँ, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला है कब, जब द्विक अनुपात दिया गया हो तब। 2 रेखाओं का द्विक अनुपात दिया गया हो तो cos थीटा का फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपके पास सब मान है। जो पहला द्विक अनुपात है उसको a1 b1 c1 माने हैं, जो दूसरा द्विक अनुपात है उसको a2 b2 c2 मान लिए हैं। अब मान यहां रखेंगे तो आसानी से मान निकल जाएगा। देखिएगा, cos थीटा बराबर a1 का मान है 1, a2 का मान है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस b1 का मान है 1 और c1 का मान भी है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस c1 का मान है 0, c2 का मान है 2, तो 0 इंटू 2 अब बटा में क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर a1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू a2 का तो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos थीटा। cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। नहीं, बटा में क्या आएगा, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2, तो रूट अंडर 2 और इसके बाद हो जाएगा इनटू रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 1 5, नहीं अब फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 1 9, तो हो जाएगा रूट अंडर 9। चलिए देखिएगा, ये हो गया आपका cos थीटा बराबर कितना, तो 2 1 3 ऊपर में और नीचे में है आपका रूट अंडर 2 इंटू 3 का यदि आप 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/√2। अब देखिए कि cos थीटा बराबर cos में 1/√2 कितना का मान, तो cos π/4 का मान यानी cos 45 डिग्री का मान, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू π/4 यानी थीटा का मान कितना निकल के आएगा 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, थीटा का मान निकल जाएगा 45 डिग्री के बराबर। आप आसानी से देख सकते हैं क्वेश्चन आपका बन चुका है। बस इत्मीनान से क्वेश्चन के टाइप को देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखेंगे कि अगला आपका किस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या है कि 2 सदिश आपका दिया गया है और कहता है कि दोनों सदिश का सदिश गुणनफल ज्ञात करें। सदिश गुणनफल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, यदि कहता अदिश गुणनफल इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट।
ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट तो आपको कई बार हम निकालना सिखा दिए हैं, या इसी सवाल में हम दोनों निकालना आपको सिखा देंगे। दोनों सवाल आपसे पूछ सकता है, डॉट प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में हम दोनों आपको बनाना सिखा देते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए सवाल आपका है ए वेक्टर बराबर ये दिया गया है आपका, ये दिया गया है ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, तो 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस 5k कैप, ठीक है, प्लस 5k कैप, सॉरी माइनस 5k कैप। और दूसरा आपका है बी वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, तो माइनस 7i कैप, माइनस 7i कैप प्लस 6j कैप, 6j कैप प्लस 8k कैप, 8k कैप। सुनिए हम यहां पर दोनों निकालना सीखेंगे आज, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी, यानी अदिश गुणनफल भी और सदिश गुणनफल भी। तो लिखेंगे दो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल पहले देख लेते हैं। अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कैसे निकालेंगे, पहले देखिए लिख लेते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और डॉट बी वेक्टर का है माइनस 7i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 8k कैप, ठीक है। तो अब आइए डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आसान काम करना है आपको, बहुत ही सिंपल और साधारण काम करना है। आई वाला को आई वाला के साथ गुना, जे वाला को जे वाला के साथ गुना, के वाला को के वाला के साथ गुना, अंक वाला को अंक वाला के साथ गुना करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। चलिए देखिएगा ऐसा क्यों होता है, हम बेसिक क्लास में आपको बता दिए हैं। चलिए देखिएगा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ है 2, तो 7 दूनी 14 यानी माइनस 14, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 6 से गुना करेंगे 6 3 18, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12 के 2 हासिल, एक सब माइनस में है तो जुटेगा नहीं, तो हो जाएगा 0 8 और 4, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 6 7, यानी हो जाएगा माइनस 72। कितना के बराबर होगा, माइनस 72 के बराबर। तो ये क्या है, ये है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब हम लोग निकालेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछने की संभावना बनती है 2 अंक में। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 अंक में, या फिर सदिश गुणनफल वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आपको एक बार डिटर्मिनांट याद करना है। ऐसे डिटर्मिनांट का चिन्ह लगाना है, ऊपर में आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अच्छा ए वेक्टर को पहले लिखे हैं, तो ए वेक्टर का जितना भी अंक है सबको यहां भर देना है पहले। तो कितना है, 2 है माइनस 3 है माइनस 5 है, तो 2 माइनस 3 माइनस 5। अब क्रॉस बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का जो अंक है उसको भर देना है, तो माइनस 7 6 और प्लस 8, ठीक है बाबू। आ जाओ इधर। अब क्या करेंगे, तो अब आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यहां पर आपको R1 के अनुदिश विस्तार कर लेना है। लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बता दिए हैं, जिससे कि आपको यह करने की कोई जरूरत नहीं होगी ना, तो वो ऑब्जेक्टिव में लागू होता है, सब्जेक्टिव में उसको नहीं लाना है। हाँ, विस्तार कैसे करना है,
तो जिस जैसे R1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं तो आपको विस्तार करने आता है, डिटर्मिनेंट आप लोगों ने सीखा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जैसे मान लीजिए कि जिस R1 के अनुदिश चल रहे हैं तो R1 यही है ना, हाँ, तो R1 का पहला अवयव है I, उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अच्छा, आज जिसको यहाँ लिखेंगे उसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे, तो इसका ये कॉलम है, ये रॉ है, छूट जाएगा। तो जब रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये रॉ छूट गया, ये कॉलम छूट गया, तो -3 -5 6 8, -3 -5 6 8, ठीक है। इसके साथ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अब हो जाएगा -j कैप। अब जे में आ गए तो जे का ये कॉलम है और ये रॉ है, छूट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 -5 -7 8, 2 -5 -7 8। इसके बाद तीसरा, जब के में आएंगे, के में तो पहले यहां लिख लीजिए प्लस के कैप, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे, तो इधर से इसका रॉ है और इधर से कॉलम है, छूट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 -3 -7 6, 2 -3 -7 6। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये निकल गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। आई को ज्यों का त्यों रहने देंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24 माइनस, और फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एगो माइनस यहां भी है, तो 6 बचे 30, फिर -j कैप, गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस फॉर्मूला के अनुसार, और माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35, फिर प्लस के कैप, गुना कीजिए 6 दूनी 12, माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, और 7 या 21, क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यहां देखिए 30 में से 24 घट जाएगा, तो 30 में से 24 घटेगा तो 6, यानी 6 आई कैप। यहां देखिए 35 में से 16 घटेगा तो -35 प्लस 16, गौर कीजिएगा, -35 प्लस 16 यानी -19, अब माइनस एगो पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप। यहां देखिए 21 में से 12 घट जाएगा तो 9, यानी -9 के कैप, ठीक है। तो जो आपके सदिश गुणनफल का मान होता है वो सदिश के रूप में आता है, लेकिन जो अदिश गुणनफल का मान होता है वो किसी संख्या के रूप में आता है, नहीं। तो ये निकल गया ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल, या उसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने दोनों को देखा, यहां आपका है डॉट प्रोडक्ट, और ये जो आपका मान निकल के आया ये क्रॉस प्रोडक्ट का है। डॉट प्रोडक्ट का मान यहां है और ये क्रॉस प्रोडक्ट का मान है। कभी कभी आपसे क्या पूछेगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल कर आया है उसका मापांक निकाल दीजिए, यानी ये पूछ देगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक क्या होगा, तो आप ठामे रूट अंडर सभी संख्या के वर्गों का योगफल, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर अब प्लस -9 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 361, अब प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, जोड़ देंगे इसको कितना आ जाएगा, 1 1 2 2 6 8, 8 और 6 14, 14 और 3 14 3 17 के साथ हासिल 1 1 और 3 1 4, यानी 478। एक बार और जोड़ लीजिए, 1 1 2 2 6 8 के 8, उसके बाद 8 और 6 14 14 14 3 17 के साथ हासिल 1 1, इसके बाद 3 1 4, यानी इसका मापांक यदि पूछेगा तो रूट अंडर 478 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो सवाल आपका एक था और इन्हीं एक सवाल से अभी आपके सामने 3 क्वेश्चन बनकर तैयार है। एक तो इसका अदिश गुणनफल, एक इसका सदिश गुणनफल और एक इसके सदिश गुणनफल का मापांक, ठीक है। तो इन तीनों में से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपका है, देखिए 3 सदिश दिया गया है, ठीक है, और आपको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, आराम से पहले देखते हैं।
कह रहा है कि -2i कैप, -2i कैप, इसके बाद +3j कैप -4k कैप, +3j कैप -4k कैप डॉट क्या है। देखिए बड़ी यूनिक तरीके से इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी आप बना सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं, एकदम आराम से। रुक जाइएगा, हम दोनों तरीका भी आपको बताने वाले हैं, घबराइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, और यहाँ सब्जेक्टिव में भी है। तो सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से बनाना सिखाएंगे और ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है। आराम से देखिएगा, पहले क्वेश्चन हमको उतारने दीजिए। 3i कैप -6j कैप +6k कैप, 3i कैप -6j कैप +6k कैप क्रॉस क्या है, i कैप -3j कैप +2k कैप, i कैप -3j कैप +2k कैप, ठीक है, +2k कैप। अब इस सवाल को सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना सिखाते हैं। सवाल का टाइप एक बार देख लीजिएगा कि सवाल किस टाइप का आपका दिया गया है। सवाल का जो टाइप है उसमें यह आपको दिख रहा है कि यहां देखिएगा, एक सदिश है, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, फिर सदिश है, इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। माने एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट के साथ यदि आपका सदिश जुड़ा हुआ है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है और एक डॉट प्रोडक्ट के साथ यदि सदिश जुड़ा हुआ है और आपको यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, ठीक है, यदि आपको यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो इस सवाल को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत बड़ा क्रिया करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटा सा क्रिया समझाएंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए समझने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहले लिखल है, ठीक है, उसको सबसे ऊपर लिखिए, तब -2 उसके केवल अंक को, तब -2 3 -4, उसके बाद वाला जो है उसको 2 नंबर पर, यानी 3 -6 और 6, तीसरा वाला को तीसरा नंबर पर 1 -3 और 2, ठीक है। अब जो डिटर्मिनांट का क्रिया आपको बताए हैं, यह सवाल आपका बनने के लिए तैयार हो चुका है। अब जो डिटर्मिनांट का क्रिया यानी डिटर्मिनांट का मान निकालना आपको सिखाए हैं साधारण तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से, बस उसको फॉलो करना है। क्या सिखाए हैं एक बार और देख लीजिएगा। बस आपको करना क्या है कि ये जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है उसको ज्यों का त्यों एक बार और बगल में उतार देना है। नहीं उतार दीजिए, -2 3 1, फिर हो जाएगा 3 -6 -3, ठीक है। अब क्या करना है तो 3 गो का जोड़ा लगाना है। देखिए 3 गो 3 गो 3 गो, ठीक है। चलिए गुना कीजिए, -6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 दूनी 24, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद माइनस कितना, तो 4 3 12 सॉरी 6 3 18, 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18, माइनस 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 प्लस 4 3 12 3 36, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए बीच में लगाना है माइनस का चिन्ह, बीच में क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह। ध्यान से देखिएगा इधर। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। कैसे गुना करना है तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यहां तो प्लस ही है, तो 6 दूना 12 दूनी 24। इसके बाद 6 3 18, 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18। इसके बाद 4 3 12 3 36, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 36, बीच में लगाना है माइनस का चिन्ह, ठीक है। इधर आ जाइए फिर से। अब देखिए एक बार ऊपर से लगाए हैं ना, अब नीचे से 3 का जोड़ा लगाइए, 3 गो, फिर यहां देखिएगा 3 गो, और फिर यहां देखिए 3 गो, हो गया। चलिए गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस 6 3 18, 18 दूना 36, 36 प्लस कितना 3 दूना 6 3 18। अब ध्यान से देखिएगा कि 18 24 36, 18 24 36 दोनों सेम टू सेम है,
और दोनों आपस में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इसका आंसर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव टाइप। यदि इस सवाल को सब्जेक्टिव के रूप में आप बनाना चाहते हैं, यानी ये सवाल आपसे 5 अंक में पूछा जाएगा, तो यदि ये सवाल 5 अंक में बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का मान। क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मान। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको ज्यों का त्यों रखना है, -2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप डॉट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो आपको उसका प्रयोग करना है डिटर्मिनेंट का, तक पहले i j k, उसके बाद पहला वाला का अंक तो 3 -6 6, दूसरा वाला का अंक तो 1 -3 2। ठीक है, चलिए हो जाएगा -2i कैप प्लस 3j कैप अब -4k कैप। यहां आपका है डॉट। अब इसका क्रिया क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका क्रिया के लिए R1 को विस्तार करेंगे तो i को बाहर रखेंगे, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 6 -3 2, फिर -j कैप। अब देखिए j के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 3 6 1 2 3 6 1 2, इसके बाद प्लस k कैप, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 3 -6 1 -3 3 -6 1 -3 बड़ी ब्रैकेट। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका -2i कैप और इसके बाद प्लस 3j कैप अब -4k कैप। इसके बाद इसका हो जाएगा डॉट, कितना, गौर कीजिए कितना हो जाएगा, -12। देखिएगा i कैप को ज्यों कहते हो, -12 फॉर्मूला में एक माइनस होगा और ये हो जाएगा फिर -18, तो माइनस प्लस 18। इसके बाद j में तो हो जाएगा -j कैप। इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 और -6 तो 3 -6 अब प्लस k कैप। k के लिए क्या हो जाएगा, तो -9 और प्लस 6 -9 प्लस 6। ठीक है, -9 प्लस 6, ध्यान से देख लीजिए एक बार, -9 प्लस 6 यानी हो जाएगा यहां पर -2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 18 में से 12 घट गया तो 6 यानी 6i कैप। यहां 6 में से 3 घट गया तो -3 यानी माइनस प्लस 3j कैप। और यहां देखिए 9 और 6, सॉरी ये हो जाएगा -9 और प्लस 6, तो -9 और प्लस 6 तो घट के हो जाएगा -3k कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो देखिएगा कितना हो जाएगा, -12 डॉट प्रोडक्ट के लिए तो खाली गुना करना है अंक वाला को, -12 अब प्लस 3 तिहाई 9 और फिर माइनस प्लस 4 तिहाई 12। 1 मिनट फिर से देख लेते हैं कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हुआ है। 3 -6 6 1 -3 2। ठीक है, सॉरी 1 मिनट देखिएगा, यहां पर ये हो जाएगा 3 दूना 6 -6। यहां देखिए, यहां जे वाला में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और -6, ये हो जाएगा 6 -6 यानी 0, ये तो आपका हो जाएगा 0 j कैप। ठीक है, अब देखिएगा तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, और 0 से गुना करेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, टोटल 0। आई हो जाएगा माइनस प्लस 12, 12 में से 12 घट गया तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो आप जब इस सवाल को सब्जेक्टिव में बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और यदि यही सवाल ऑब्जेक्टिव में बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है उसको लेकर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। 1 या 2 वीडियो इसका और आएगा। इसके बाद हम लोग 3D का कुछ वीडियो देखेंगे सब्जेक्टिव का।
ठीक है, 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो 3 डायमेंशनल से पूछे जाते हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।